तो ये जो चैप्टर है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। प्राइमरली हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को प्लेस करें तो किस तरीके का वो कैसा रिस्पॉन्स देता है हमारा, ये चैप्टर कंप्लीटली उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहली बात समझ लेते हैं। ठीक है, जो जो चीजें यहाँ पे याद रखने वाली फटाफट मैं एक बार आपको याद करा देता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पहली चीज, आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फटाफट याद करा देता हूँ बस मैं। मैग्नेटिक फील्ड में याद होगा हम लेटर बी से इसको डिफाइन करते हैं। पहली बात एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम लोगों ने ये भी याद रखा हुआ है कि सिंस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो बना होता है। तो इस एरो को मैं थोड़ा सा फैंसी एरो बना देता हूं, वो है ऐसा कुछ, सो दैट कुछ चीजें याद रह जाए। जानबूझ के एरो ऐसा बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर इस एरो को आप अपनी नोटबुक के अंदर फेंकेंगे इसका मतलब आपको पीछे से सिर्फ क्रॉस दिखने वाला है, और यही एरो अगर आप नोटबुक से बाहर आपकी तरफ आएगा तो वो डॉट दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन में अगर आपका टुवर्ड्स दी सेंटर जाता है तो वो क्या आ जाएगा कि टुवर्ड, ये क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, स्क्रीन के अंदर एरो जा रहा है तो क्रॉस दिखेगा आपको पीछे। तो ये हम लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनवर्ड्स। और सेकंड पार्ट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। मतलब आपके जो भी प्लेन ऑफ पेपर है उसके बाहर या अंदर की तरफ डिफाइन करने के लिए हम क्रॉस और डॉट को यूज करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है टेस्ला। ठीक है, ऐसा यूनिट आ गया टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कूल इनफ। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसमें जो बेसिक बातें यही है क्योंकि क्रॉस और डॉट की बहुत ज्यादा एम्फेसिस है तो हम लोग उसके ऊपर उतना ही जोर भी दे रहे हैं। हम लोग को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से मूव करती है। बाकी आप एक नॉर्मल मैग्नेट के सिनेरियो में जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ टूवर्ड्स मूव कर रही है। ठीक है, तो उसी सेगमेंट को हम लोग एरो के हिसाब से बनाएंगे तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी एंड साउथ पोल की टूवर्ड्स आएंगी। ठीक है, तो मैं साथ साथ बाहर मैग्नेट को भी इंक्लूड करता जाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ऐसा यूनिट का फंडा। एक मिनट, आई थिंक माय स्क्रीन हैज स्टॉप शेयरिंग। एक मिनट प्लीज। राइट, गुड इनफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो आता है, यहाँ तक हम लोगों को बेसिक बातें समझ आती हैं। अब अगर आप सेकेंड थिंग कम्स अप है कि अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कोई चार्ज को मूव करवाएं, ठीक है, एक चार्ज को मूव करवाएं, तो सिंपल सी बात है, अगर एक एक्सटर्नल फील्ड में लेट्स से फील्ड ऐसी है, मान लीजिए फील्ड ऐसी है, या मैं एक काम करता हूं, मैं बेटर ड्रॉ करता हूं, मैं डॉट और क्रॉस ही बनाता हूं ताकि आप लोगों को उसकी आदत भी बढ़ जाए। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मूव कर रही है, ये गिवन फील्ड है। सो गिवन फील्ड के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर चार्ज को मूव करवाते हैं, चार्ज को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, ठीक है, तो इस सिनेरियो में होता क्या है, इस सिनेरियो में हम लोग ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं परपेंडिकुलर अगर। तो यहां पर आता है अ कॉन्सेप्ट नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लॉरेंट फोर्स कहता है एक गिवन फील्ड में अगर आप एक पर्टिकुलर चार्ज को मूव करवा रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड दे रहे हैं इन एन गिवन फील्ड, तो उस सिनेरियो में उसके ऊपर एक फोर्स लगता है व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दिस, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है तो अगर वेलोसिटी आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में है, तो आप ऑटोमेटिकली फोर्स निकाल सकते हैं किस तरह मूव होगी।
इसका एक शॉर्टकट है जो मैं अपने मतलब स्टूडेंट को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, ये मेरा खुद का ही रूल है भाई, मान लो फ्लेमिंग जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे वैसे ही मैं अपना लेफ्ट हैंड रूल निकाला हुआ है टू फाइंड आउट द फोर्स। ठीक है, तो आपकी चारों उंगलियां पहली क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती हैं, इसमें जो कि वेलोसिटी है। थंब आपका सेकेंड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, और परपेंडिकुलर टू द पाम मतलब ऐसा कुछ, परपेंडिकुलर टू द पाम आपका रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव किया है, तो मेरी चारों उंगलियां पहली क्वांटिटी इस तरफ एक्सप्रेस करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, तो मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब इधर आ गया नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। तो फोर्स एप्लीकेबल होगा यहाँ। इसकी वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद आपको यहां दिखेगा। तो चार्ज यहां पहुंच गया। अब इस चार्ज की वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ, टेंजेंशियली बाहर निकलेगा, वेलोसिटी भी। अब वेलोसिटी किधर है, इधर। फोर्स किधर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ। फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। तो फोर्स हमेशा जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही टेंड करता है। इसकी वजह से क्या होगा, ये एक्चुअल में सर्कुलर मोशन फॉलो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात है, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इफ v is perpendicular to b, then charge will start moving in a circular motion, start moving in a circular motion। ठीक है, और अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमने लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू वी बी इज द फोर्स साइन थीटा, क्योंकि 90 है, थीटा 90 है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये फोर्स उसको घुमाने लग गया तो एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू बी भी लग जाएगा। यहां से आप v का रिलेशन निकाल सकते हैं, क्यू बी आर बाय एम, एक रिलेशन ये मिल गया हमारे को। वहीं अगर आप रेडियस का रिलेशन निकालना चाहते तो वो भी निकाल सकते हैं, रेडियस आ जाएगा एम बी बाई क्यू बी। इनफैक्ट आपको रेडियस पता है, वेलोसिटी पता है, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, इंटायर सर्कमफ्रेंस विद अ सर्टेन स्पीड v। वैल्यूज डालिए, आपको मिल जाएगा 2 पाई एम वी बाई क्यू बी इंटू वी। तो v और v कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। ये एक और रिलेशन आ गया टाइम पीरियड का। ठीक है, कि टाइम पीरियड का रिलेशन भी मिल जाता है। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आप लगाना चाहें तो हाफ इंटू एम इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। ये एक और फॉर्मूला लग गया। ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स के सारे सिनेरियो हैं, अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है टू दी गिवन एक्सटर्नल फील्ड देन ओनली। कूल इनफ, आगे बढ़े। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, अगर पैरेलल है तो, पैरेलल है तो फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसका बी केस बना देता हूं, इसका बी केस बना देता हूं। if velocity is parallel to given magnetic field, then theta between v and b will be 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल तो 180 डिग्री। ठीक है, इस कंडीशन में f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 0। आंसर इज 0। फोर्स कितना आ गया, 0। फोर्स 0 का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट, हेंस द पार्टिकल, द चार्ज पार्टिकल will move undeviated with constant velocity in the same direction।
इन द सेम डायरेक्शन। समझ आया? तो पार्टिकल अगर मान लीजिए फील्ड इस तरफ है और पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका तो वो ऐसे चलता रहेगा, बस कुछ नहीं होने वाला, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। फील्ड इधर है, मैं पार्टिकल को ऐसे फेंकूंगा तो वो घूमने लग जाएगा, ऐसे फेंकूंगा तो वो अनडिवाइडेड सीधा चलता रहेगा। तो सी पार्ट अगर किसी एंगल से फेंकू तो सी पार्ट इफ v इज, या ऐसे लिख देता हूं, इफ चार्ज इज प्रोजेक्टेड at an angle theta with the given direction of magnetic field, with the given direction of magnetic field, then what? If charge is projected at an angle theta with the given direction of magnetic field, then what? Then ऐसा होगा कि मान लीजिए फील्ड अंदर की तरफ है, अब अगर चार्ज पार्टिकल का हम लोग ऐसे भेजने की बजाय किसी एंगल से भेज देते हैं ऐसे, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये विद द फील्ड एंगल थीटा बना रहे हैं, तो एक आएगा पैरेलल कंपोनेंट v पैरेलल इज इक्वल टू v cos थीटा, एक आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा। तो v sin थीटा उसको घुमाने लग जाएगा और v पैरेलल उसको आगे की तरफ मूव करवाएगा, मतलब v परपेंडिकुलर उसको घुमा रहा है और v पैरेलल उसको आगे लेके जा रहा है, तो इट विल बी मूविंग इन अ हेलिकल पाथ। ठीक है, ये क्या लिख दूंगा? पार्टिकल विल मूव, सॉरी, पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल लिख देता हूं, चार्ज पार्टिकल विल मूव in a helical path, in a helical path, charged particle will move in a helical path। तो यहां पर देखा जाए एक चक्कर काटने में आपको टाइम पता कितना लगता है? टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन इंटायर रेवोल्यूशन, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड कितना लग रहा है? इतना। तो उतनी देर में ये पार्टिकल कितना ट्रैवल कर लेगा? बेसिक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो दिस इज नोन एज पिच। पिच पी मींस एक चक्कर में कितना आगे मूव किया, मतलब हेलिकल पाथ कितना ट्रैवल कर लिया था, दैट इज इक्वल टू v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, मतलब v cos थीटा इनटू 2 पाई m बाय qb। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जिसको बाई चांस अभी भी क्लियर नहीं है मुझे पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सोचने वाली चीज नहीं है, बट स्टिल आप समझिए, अगर आप परपेंडिकुलर भेजते हो तो वो घूमता है, पैरेलल भेजते हो तो अनडिवाइडेड मूव करता है, किसी एंगल से भेजेंगे तो वो घूमते घूमते आगे बढ़ेगा। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैसे निकालेंगे? v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो विद दिस लॉरेंट्ज फोर्स इज डन। ठीक है, इसमें बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा कि वो यूनिक सा क्वेश्चन आ जाए। एक यूनिक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, नोट डाल देता हूं। अगर मान लीजिए आपको गिवन मैग्नेटिक फील्ड का एक जोन दिया होगा, ठीक है, ये एक जोन दिया हुआ है, ये जोन का डिस्टेंस पता है मुझे, ये जोन दिया हुआ है, इस जोन को मान लेते हैं डी डिस्टेंस का है, डी डिस्टेंस का है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को मैं आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद स्पीड v, v स्पीड से आगे की तरफ प्रोजेक्ट किया,
तो आप जानते हो v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब राइट नाउ अगर मैं थोड़े कलर कोड से बता देता हूँ, इसका मतलब ये फोर्स का सेंटर आएगा एक तरीके से। द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द फोर्स एफ। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये होगा कि ये पार्टिकल से ट्रेस करते हुए ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, चार्ज पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। हेंस यहां से पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है, लेट्स से, या एक्चुअली किसी एंगल से निकालते हैं, या से निकल रहा है, तो ठीक है स्पीड वही रहेगी, बस एक एंगल से निकल रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया ये कितने एंगल से निकला, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करें और मैं आपसे पूछूं कि विद द हॉरिजॉन्टल ये कितने एंगल थीटा से बाहर निकला है, हमने तो ऐसे भेजा था, ये ऐसे निकला है, तो थीटा हॉरिजॉन्टल का कितना बना है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इस पॉइंट पे भी देखा जाए तो फोर्स तो इधर ही लग रही है। ठीक है, एक्चुअल में एक काम करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। मैं जो डी डिस्टेंस में यहीं तक लेता हूँ कि एंड पॉइंट से बाहर निकल गया। सर एक बार से ये नोट वाला पॉइंट रिपीट करोगे, थोड़ा इशू था तो वो सुनाई में नहीं दे रहा। कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये डी डिस्टेंस है, नोट दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, डी डिस्टेंस पे और पार्टिकल को सामने फेंका, एरिया ही खत्म हो गया और पार्टिकल बाहर निकल गया। अभी उसका चक्कर बड़ा था, रेडियस बड़ा था, ठीक है, तो वो यहीं से बाहर निकल गया। तो अगर वो बाहर निकल गया तो डी डिस्टेंस कवर हो गया, पार्टिकल यहाँ से एंटर किया, यहाँ से बाहर निकल गया। तो मैं पूछ रहा हूँ ये जब बाहर निकले तो कितने एंगल से बाहर निकला, तो डी डिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आपको ये डिस्टेंस पता है कितना है, ये डिस्टेंस डी है, ये रेडियस कितना होगा, आर होगा। ठीक है, ये सेंटर होगा क्या, तो अगर आपको ये एंगल थीटा दिया हुआ, आपको पता है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 है, ये थीटा है, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा ये डी गिवन है, आर आप निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। आप रेडियस निकाल सकते हैं क्योंकि आपको चार्ज पार्टिकल पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, आर निकाल लिया, डी पता है, तो यहां पर देखा जाए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाय आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू बी डी अपॉन एम वी। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्यू बी डी अपॉन एम वी। इट इज as simple as this। समझ आया, ये एडिशनल कॉन्सेप्ट स्पेशल केस करा दिया मैंने एक भाई, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट बाई चांस आ गया तो यू आर वेल प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मूविंग अहेड। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट यू वांट टू, बिकॉज़ आई वांट टू मूव अहेड नाउ। ठीक है, ये आ गया लॉरेंस फोर्स के बारे में, जितना हम जानना चाहते थे हमने जान लिया। ठीक है, अब मैं आपके पास आता हूं, अगर एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर प्लेस कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं ये भी नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ current carrying wire placed in magnetic field। ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ऊपर से। ठीक है, मान लीजिए फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वायर रख देता हूँ,
ऐसे, इसमें करंट दे देते हैं ऐसे, आई करंट इधर जा रहा है, अब करंट इधर फ्लो कर रहा है, मुझे फोर्स निकालना है। आई विल ऑलवेज एडवाइज यहाँ पर यूज करिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करके ये क्या है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ फोर्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट। तो करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, तो फोर्स लगेगा इस तरफ। इसका मतलब हुआ हम लोग यहाँ पर फोर्स किस तरफ लगाएंगे, इस तरफ। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे भी मैं एक्चुअल में चाहूँ तो मैं बहुत सारे तरीके से समझा सकता हूँ। आई कैन डू दैट, सी वी कैन डू दिस, क्यू इंटू वी क्रॉस वी हम जानते हैं। यहाँ पे किस वेलोसिटी से चार्जेस मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि करंट है ना, करंट मूव हो रहा है, तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू वी बी, सिंस पार्टिकल परपेंडिकुलर टू दी एंगल है, नहीं भी लिखना तो साइन थीटा लिखना, जनरली लिखना तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चार्जेस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, करंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। चार्जेस होते क्या है, एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, करेक्ट है ना, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, क्योंकि स्मॉल एन क्या होता है, नंबर डेंसिटी, याद होगा कल के लेक्चर में पढ़ाया मैंने, इंटू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर देखा जाए तो एन ई ए वी इंटू एल बी साइन थीटा लिख सकते हैं हम। मैंने आप लोगों को कल भी जानबूझ के ये करंट की क्वेश्चन पढ़ाई थी कि आई इज इक्वल टू एन ई ए बी भी लिख सकते हैं हम लोग, ये और कुछ नहीं बल्कि आई एल बी साइन थीटा है, विच कैन बी रिटन एज, वेक्टर नहीं लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू एल क्रॉस बी। लेंथ को वेक्टर कंसिडर करो, वेक्टर किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, ठीक है। तो करंट इस तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ और फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ, वही बात आ गई, क्रॉस फोल्डेड लगाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आ गया, मेरा वाला रूल, लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल, ठीक है। तो आपको मिल गया बिल साइन थीटा, इसको हम लोग आई एल बी नहीं लिखते, बिल साइन थीटा, टू फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। प्लीज बताइए सर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स का डायरेक्शन निकाला है ना, मुझे वो डायरेक्शन निकालने नहीं आता। एफ बी आई, एफ हाँ बी आई, मैग्नेट हाँ, करंट किस तरह मूव कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, इस तरफ, तो राइट। करंट उस तरफ ले जा, ले गया करंट, हाँ ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, हाँ इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, हाँ, समझा, तो फोर्स सामने। समझ गया बस। इसलिए इसको इसलिए मैंने पाम रूल निकाला हुआ है, माय रूल, पाम रूल, पाम रूल हेल्प्स यू आउट। फर्स्ट क्वांटिटी इन द क्रॉस प्रोडक्ट, एल है इस तरफ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, और किधर आ गया सामने कल, ये इजी है, समझा। हाँ ये दिस बिकम्स इजी, ठीक है। ये- तो ये आ गया हमारे पास, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे सिंपल सा फंडा लगाना, दैट इज बिल साइन थीटा। अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स लग रही है, और क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? ठीक है, कोई परेशानी वाली चीज है नहीं है। करंट का फॉर्मूला आपने हमको दिया था एन ई ए वी, जहाँ पर वी वाज द ड्रिफ्ट स्पीड, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ तो पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली ना, करंट मूव हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बस मैंने वही किया, क्यू मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए इन द पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, गॉट इट। मैंने डेरिवेशन भी कर दी, वैसे जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, तो मुझे फाइनल कंक्लूजन याद रखना है, बट आई स्टिल गिवन यू द डेरिवेशन। कूल इनफ, मूविंग अहेड। आई हैड द कंफ्यूजन कि चार्ज की जगह पे एन ई ए वी एन ई ए एल कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ नंबर पर्टिकुलर ऑफ वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। तो उसको मैंने इनटू वॉल्यूम कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा एन को तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, एन ई आ गए, हो गया, क्यू इज इक्वल टू एन ई लिखते हैं हम लोग, ठीक है। मूविंग है, आगे आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट इज नोन एज बायट-सावर्ट्स लॉ। The entire chapter is primarily based on this only. बायट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम,
एम्पियर्स सर्किटल लॉ और बायट-सैविट्स लॉ अगर आता है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, पिछला वाला पार्ट हो गया मूविंग चार्जेस का। अब बायट-सैविट कहता है कि कोई भी वायर है कैसी भी शेप की अगर करंट मूव कर रहा है और आप पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कोई भी सेगमेंट ले लीजिए डीएल लेंथ का। यहां से अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो यहां से यहां तक क्या होगा आर। ठीक है, क्या होगा आर। अब ये जो आर मिला है वो कहता है हमेशा इस आर के साथ ये डीएल लेंथ एक एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, अब वो कहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आती है, इस आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा डीबी। तो डीबी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, where mu naught upon 4 pi is equal to 10 raised to minus 7 equals to 10 raised to minus 7। mu naught का वैल्यू 4.10 raised to minus 7 है। ठीक है, आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। mu naught का अगर ऐसा यूनिट निकालना क्या होगा, सोचो। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है, ये मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर का डीएल का मीटर है, नीचे मीटर रह गया तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कूल इनफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायट-सैविट्स लॉ की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं वही रूल्स पढ़ाऊंगा जो एक्चुअल में काम किया है, फालतू नहीं पढ़ा रहा मैं। नो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड, आप सिर्फ उतना देखिए जितना एक्चुअल में आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो उसमें पहली एप्लीकेशन आती है ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। यहाँ पहले मैं काम करता हूँ ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकालता हूँ। ड्यू टू स्ट्रेट वायर, अब ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकालेंगे एप्लीकेशन में तो सीधी सी बात है भैया, ये एरिया हमारे पास लेंथ दी हुई है वायर की, करंट आए जा रहा है, हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है, या लेंथ ही नहीं लेते, छोड़ो छोड़ो, एंगल ले लेते हैं। हम कहते हैं ये पॉइंट पी पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक एंड ये आएगा साइड, एक ये आएगा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर दिया होगा। तो यहां पर स्ट्रेट में बात है कि इसको हम लोग लेते हैं थीटा 2, ये लेते हैं थीटा 1। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आए। अच्छा, मैं पहले तो आपको बताता हूँ जो आपने कंक्लूजन याद किया होगा, तो वहीं से अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है वहां पर। ठीक है, एक आपको याद रखना है कि फॉर इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की तैयारी करते हुए फॉर इनफाइनाइट वायर का तो कम से कम बताया ही गया है हमारे को। तो हमें पता है फॉर इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, वायर से आर इज द डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं, वहीं से ये चीज डिफाइन हो सकती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर लिख दो। अब अंदर एक काम करिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, बस खत्म होगी बात, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, काम ही खत्म।
ठीक है, आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप इनफाइनाइट वायर लेकर आएंगे तो सिनेरियो में क्या होगा, थीटा 1 में 90 डिग्री हो जाएगा, इनफाइनाइट नीचे की तरफ देखो तो थीटा 2 में 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब 1 प्लस 1 2, तो 2 क्या ओके, ठीक है जी, यहां तक आ गया बात। ठीक है, इनफाइनाइट वायर तक भी समझ आ गया ये चीज, एवरीवन ओके विद दिस, कूल, ठीक है। तो ये चीजें आ गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के सिनेरियो में, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेट वायर अगर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो ऑब्वियस ही बात है इस सिनेरियो में करंट अगर आए ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ थंब रखो, उंगलियां घुमा दो, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इससे कहाँ क्या डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, कितने में क्या पर्टिकुलर वैल्यू आने वाला हम लोग वहां से निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कूल इनफ, तो ये हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर, मतलब राइट हैंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं इनफाइनाइट वायर के लिए। इनफाइनाइट वायर का बेटा खास करके फॉर्मूला याद रखिए, नीट और सीईटी में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इसी के ऊपर बेस्ड आएगा। ठीक है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने फोकस नहीं किया उसके ऊपर। तो आपको जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आने वाले हैं वो फॉर इनफाइनाइट वायर ही आएंगे। एक एप्लीकेशन होगी ये, सेकेंड एप्लीकेशन आती है फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक है, और करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, अगर एक वायर है ऐसा कुछ, ठीक है, और हम लोग इसमें करंट दे रहे हैं ऐसे, और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट पी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए इसका रेडियस दिया हुआ है आर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स। ठीक है, अब अगर हम एक लेंथ ले लेते हैं डी एक्स या डी एल। ठीक है, अब डी एल लेंथ से पॉइंट पी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसी, डी बी, सॉरी ये आर डिस्टेंस आएगा ना, आई एम रियली सॉरी, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, इस पॉइंट तक कनेक्ट करने की, इस पॉइंट तक कनेक्ट करने का जो लाइन है वो ऐसे आ गया, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डीबी आ गया। आपको मैं देखो, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, प्राइमरली जो आपको मैग्नेटिक फील्ड जब भी करंट कैरिंग वायर में, तो इसमें क्या करना है, फिंगर्स को आप कंसिडर कर लीजिए करंट कैरिंग वायर है। क्या कंसिडर करना है, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के हिसाब से घुमाओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस तरफ। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी निकलेगा वो आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल से ही निकालना है। दोबारा बोल रहा हूँ, लूप ऐसे है तो करंट कैसे मूव कर रहा है, ऐसे ही मूव कर रहा है। आप कुछ मत करिए, सेंटर में अपने पाम को रखिए, उंगलियां घुमाइए, आपको मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिख जाएगा। Hence, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, वो है म्यू नॉट आई। करंट का डायरेक्शन तो ऐसे बनाया है ना आपने, नीचे की हाँ, तरफ। ऐसे बना है बेटा, नीचे से ऊपर आ रहा है और फिर ऊपर से नीचे जा रहा है, ये लूप है ना। तो करंट हाँ, ऐसे आया और यहाँ से नीचे गया, थ्री डिमेंशनल है ना बेटा, इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो अपना थंब को ऐसे रख, सेंटर पर रख अपने पाम, ये पॉइंट को पाम के, और घुमा, हाँ राइट में आ गया। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन
टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला ये याद करने को जरूर बोलता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट आर अपॉन √2 डिस्टेंस। प्लस माइनस आर अपॉन √2 एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन √2। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप इसका ग्राफ भी बनाना चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम किधर है, ये एक्स दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है R/√2 पे। ठीक है, अब देखो वायर में अगर ऐसे करंट जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में देखो जरा, इसी तरफ है तो इधर वाला पॉइंट लेते हो, इधर वाला पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ दिखाएगा ना। गेटिंग मी? पॉइंट अगर इधर है तब भी मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही आएगा ना, टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर द ग्राफ गोज लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है, चलो बिफोर आई ड्रॉ द ग्राफ मैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर में निकाल देता हूँ। बी एट सेंटर कितना होगा, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये कोई वैल्यू है एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आप करके भी देख सकते हैं, एट सेंटर निकाल रहे हो, अगर आर स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, नीचे r³ हो जाएगा, कट कटा के ये मिल जाता है। यहां से मैं आपको जनरल कंक्लूजन भी दूंगा फॉर एन एनी आर्क, सेंटर पे ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना रहता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कूल, पक्का? तो अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे कुछ जीरो, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर वो वैल्यू जाएगी मैक्सिमम पे एट पॉइंट R/√2 एंड देन इट गोज डाउन। देन इट गोज डाउन लाइक दिस। ऑब्वियसली वो थोड़ा स्लैंटिंग बनना चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगा और एंड देन इट विल पॉइंट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली जैसे जैसे एक्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैक्सिमम होती जाएगी, मैक्सिमम कहां पर होगी, R/√2 पे। सही है, तो यहां पर भी हम लोग ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे एंड देन इट गोज डाउन। सो ग्राफ गोज लाइक द हिल्स एंड द वैलीज। ठीक है, बट स्टिल इट इज स्टिल पॉइंटिंग, सी अंडरस्टैंड दिस, पॉइंट यहां पर तब भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पॉइंट कहीं पर भी हो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बनने वाला है। इस डायरेक्शन में तभी आ पाएगा अगर आप करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट लाएंगे, तो फिर इस पॉइंट पे भी इस तरफ आएगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह आ गया, मतलब क्लॉकवाइज मोशन में आ गया, तो उस सिनेरियो में ग्राफ पूरा का पूरा ये मिरर इमेज नीचे बन जाएगा। गेटिंग मी? सर दोनों आर सेम है ना, दोनों लाइक आर सेम कैपिटल मतलब? एंड छोटा, और लाइक एज इन रेडियस ऑफ द अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ पे मैंने, हाँ हाँ एक ही हाँ बात, सेम है। सॉरी सॉरी, ठीक है, कंफ्यूजन आ रहा है, स्मॉल आर। ठीक है, ऐसा था, बात समझ में आया बेटा? एवरीवन गॉट दिस? इसी से एक जनरल डिनोशन और बना देता हूं। बी ड्यू टू एंड सर्कुलर वायर लिखते हैं, सर्कुलर आर्क लिख देते हैं, सर्कुलर
current carrying arc. अब मैं आपको नहीं, एक मिनट, सॉरी, पूरा रिंग नहीं बनाता, मैं पूरा एक आर्क बनाता हूं। ऐसे एक आर्क है, तो इस आर्क के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ थीटा, ठीक है, करंट जा रहा है ऐसा, ओके, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? बाहर की तरफ, ऐसे घुमाइए बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो डॉट आ जाएगा यहाँ पर, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है बी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपल सा जनरल कंक्लूजन क्या आएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर बीइंग द रेडियस, ये रेडियस आर है, इनटू थीटा, थीटा इन रेडियंस। तो कितना भी आर्क ले लो, फुल आर्क लोगे, फुल सर्कल लोगे, तो थीटा कितना होगा? 2 पाई, 2 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2, सर्टेन पार्ट लिया तो 360 माइनस थीटा होगा। क्या लिया होगा? अगर एक पार्ट लिया वो पूरे में से तो 360 माइनस थीटा होगा ना? नो, ये ले, ये सेगमेंट ले ले, मान ले 60 डिग्री का है, तो थीटा को कैसे लिखेगी? 2 पाई। पाई बाय 3। नहीं, आपने 360 डिग्री बोला ना। बेटा मैंने फुल सर्कल बोला तो नॉर्मल 2 पाई लूंगा, पाई में लेना बस, रेडियंस में ले, 60 डिग्री लूंगा तो क्या लूंगा? पाई बाय 3, पाई बाय 3। पाई पाई कैंसिल कर, आंसर आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर, ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब बाकी आपने राइट हैंड थंब रूल लगाना है कि जिस तरफ करंट का डायरेक्शन आप उंगलियों को उस तरफ मोड़िए, आपको पता लग जाएगा कि इस तरफ थंब का पॉइंट किस तरफ करना है। अच्छा, एक चीज ऊपर भी ध्यान रखिएगा, इनफ्रारेड वायर में अलोंग द पॉइंट पी होता, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होती, नो मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं, क्रॉस है वो ना समझ, नो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इधर और इधर हो सकती है, साइड में। ये अगर पेंसिल में करंट कैरिंग पेंसिल है तो मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहां और यहां निकाल सकता हूं, यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां और यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो जब हमने ऊपर स्ट्रेट वायर कंसिडर किया तभी भी तो हमने वो पॉइंट ही लिया ना, साइड पे लिया ना बेटा, उसके प्लेन में थोड़ा लिया। अगर एंगल पे नहीं लेते तो फील्ड नहीं होती वैसा। हाँ नहीं, हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वो एंगल बना रहा है, ये पॉइंट तो अगर यहां ले आएगी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। See, you come closer, that is doesn't make a difference. If it's over here along the same line, no magnetic field happens. हमारे केस में ये वायर है और यहाँ पॉइंट भी है, अगर यही पॉइंट यहाँ होती तो नहीं होता। तो नहीं होगा, बिल्कुल, एकदम एकदम ठीक है। तो ये जर्नल कंक्लूजन में निकाल लीजिए, प्लीज लिख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। और ये अगर समझ आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। तो बार्ट-सावर्ट्स लॉ के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, यू विल बी एबल टू हैंडल इट नाउ।
ठीक है, मूविंग अहेड, आगे आता है, आगे मेरे को ज्यादा बताना नहीं है, मेरे को प्राइमरली सिर्फ फॉर्मूलाज बताने हैं। आगे चीज आती है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, सिंपल सी बात है, कहता कोई भी लूप कंसिडर कर लो, उस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एंगल से निकल रही हैं, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। तो एंगल जो भी बनने वाला हम लोग डायरेक्टली उस हिसाब से निकल, सॉरी मैंने ना गलती से मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, ये करंट कैरिंग वायर है। ये आ गया, तो करंट ऐसे निकल रहा है, तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कैसे निकल रहा है वो, ऐसे निकले ऐसे निकले ऐसे निकले, आई डोंट केयर, क्योंकि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर हमारा जो मेजर फैक्टर आता है वो क्या आता है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दी एरिया वेक्टर डाउन ओवर हियर, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। मैं काम करता हूँ, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता ही नहीं हूँ, मैं आपको ये ऐसे नहीं समझाने की बजाय मैं सीधा बोलता हूँ कि अगर एक लूप कंसिडर कर लो और उस लूप में से जितनी भी वायर्स में से करंट सीधा बाहर निकल रहा है, इस पॉइंट पी पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वो कहता है क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ बी डॉट टी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आ जाता है। जैसे आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, वैसे ही यहाँ पर आ जाता है बी डॉट डी एल, क्योंकि यहाँ पर लूप के ऊपर निकाल रहे हैं, एरिया के अंदर निकालते थे, वो गॉसियन सरफेस था, ये एम्पीरियन लूप है, ठीक है, और आई इनक्लोज होता है, तो जितना भी करंट आपने इनक्लोज किया हुआ है वो I1 एक है, वो n टाइम्स I है, तो जितने टाइम्स उस लूप के अंदर करंट आ रहा है हम लोग वो इमेजिन करते हैं, ठीक है, जितने टाइम्स जितनी भी वायर्स आ रही हैं, अगर एक करंट ऐसा और एक ऐसा है तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ इसमें माइनस होगा क्योंकि कर्शॉफ लॉ लग जाता है, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग और लीविंग वाला फंडा लग जाता है, तो नेट करंट मिलेगा मैं, लेकिन ऐसे में एंगल उंगलों कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है, हमें प्राइमरली उस लूप में टोटल इनक्लोज करंट कितना है वो निकालना, वह उसी के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। पहला कॉन्सेप्ट सोलेनॉइड का, यहीं से डिराइव किया, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ इट, इतना याद रखिएगा कि एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर नियरली जीरो रहती है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही रहेगी, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज number of turns per unit length, number of turns per unit length, टॉरॉइड में यही है, टॉरॉइड के केस में क्या होता है, कुछ नहीं है, एक सर्कुलर आर्क में अगर हम काम करते हैं समझा देते हैं, ये ले लिया हम लोगों ने सर्कुलर आर्क, ठीक है, अब यहां पर सीधा सा बात है, यहाँ पर सीधी बात है, यहाँ पर हम लोग वायर कुछ ऐसी बना देते हैं, करंट जा रहा है, करंट वापस आ रहा है, तो सीधी बात है अंदर भी इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज म्यू नॉट एन आई, सेम फॉर्मूला, where small n is number of turns per unit length, ये अगर रेडियस है, तो जो आपने बी इनसाइड लिखा है वो इनसाइड टोरॉइड ही हुआ ना, नहीं वो टोरॉइड इनसाइड यहाँ लूप हुआ,
हाँ, इनसाइड द लूप। टोरॉइड मतलब अंदर टोरॉइड के, लूप्स के अंदर। अंदर मतलब लूप यहाँ नहीं, लूप के अंदर म्यू नॉट एन आई है, यहाँ इनसाइड मतलब ये जोन। ओके, तो ये इसमें जोन वो जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आता है कि रेडियस चेंज किया तो फील्ड में चेंज कुछ नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि हम लूप का रेडियस चेंज करते हैं उस टाइम पे। बिल्कुल एकदम 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 ठीक है। यहाँ जो रेड जोन है वो नहीं है। रेड जोन में आप कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए जीरो आएगी, बाहर निकालिए जीरो आएगी। सिर्फ टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के लूप्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। समझ आया? ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ भी यही बताता है, बस इतनी चीजें समझनी है इसमें भी। बाकी बेटा फोर्स निकालनी हो तो फोर्स निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये लीजिए। थैंक यू सर। ओके, okay, force due to two parallel current carrying wires, force due to parallel current carrying wires। ठीक है, फोर्स कितना आएगा उसमें, कितना आएगा देखिए समझ लीजिए। और यार मैं ज्यादा अगेन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। एक बार इधर है, एक बार इसके पैरेलल इधर बना दी। ठीक है, अगर तो लाइक करंट है, लाइक करंट है तो यहाँ पर उल्टा काम करता है। बस लाइक है तो ये अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक है तो रिपेल करेगा। ठीक है, लाइक है तो अट्रैक्ट करेगा, लाइक वायर्स अट्रैक्ट, अनलाइक वायर्स, अनलाइक मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, रिपेल। तो ये जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई वन आई टू। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, तो म्यू नॉट आई वन आई टू, हम लोग जो सेगमेंट कंसिडर कर रहे हैं वायर का वो कर रहे हैं इतना सा, लेंथ एल, एल अपॉन टू पाई डी, म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई डी, डी डिस्टेंस रहेगा दोनों वायर्स के बीच का। ठीक है, अब वो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स हो, यही फोर्स लगने वाली है, खत्म होगी बात। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना और जाके अप्लाई कर देना। ठीक है, फील्ड का एडिशन सब्ट्रैक्शन बताओ ना, सॉरी फील्ड का एडिशन सब्ट्रैक्शन बताओ ना, कि अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा तो फील्ड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट। बेटा फील्ड का वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, वो ये डायरेक्शन से स्टेटमेंट, निकालते हैं ना कुछ हाँ इसलिए। स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट मैं तेको समझा दूं, मैं समझ गया क्वेश्चन। मान लो अगर ये करंट आई टू है, रेड कलर से डिफाइन हो रहा है, तो आप सिर्फ थंब रूल लगाइए। इसका मतलब वायर वन पे सेकंड वायर की वजह से इस तरफ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। वो ऐसे लगेगा ना इस केस में, यहाँ ऊपर ऐसे एंड देन फील्ड ये साइड। हाँ, तो दूसरे के हिसाब से देखोगे तो अंदर की तरफ लग रही है। अब धक्का मारो ना, आप एक काम करो कि फिंगर्स को कर्ल करो, रास्ते में जहां वायर आएगी उसको देखो किस तरफ पुश करोगे, नीचे की तरफ। दूसरे के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ होगी। वो हो गया काम खत्म। सब्ट्रैक्ट v1 माइनस v2। यस, ये आ गया B1। तो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा ले, एक में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, करंट इस तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है टुवर्ड्स द सेकंड वायर। वहीं दूसरे के हिसाब से देख, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ये रहा, फोर्स अंदर की तरफ अट्रैक्टिव हो गया। दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है,
कूल इनफ, मूविंग अहेड। और बाकी बेटा टॉर्क है। टॉर्क के बारे में बात कर लेते हैं। टॉर्क क्या है? एक एक्सटर्नल फील्ड में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच में हम लोगों ने एक लूप फिट कर देते हैं। ऐसा आ गया। अगर करंट हम लोग यहां पे भेज रहे हैं लूप में, तो इस लूप में मान लीजिए ये लेंथ ए दिया हुआ है और ये लेंथ बी दिया हुआ है। ए और बी दोनों दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ द लूप कितना होगा? ए इंटू बी, करेक्ट। तो यहां पे ध्यान रखिएगा टॉर्क कितना लगता है, एन ए आई बी साइन थीटा, याद रखना है। ठीक है, टॉर्क क्या, फोर्स क्या है, बिल, टॉर्क क्या है, ए आई बी, बस कुछ नहीं, दो चीजें याद रखनी, साइन थीटा लग ही जाना है। नंबर ऑफ टर्न्स जितने बढ़ेंगे उतना एन बढ़ा देना। ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे एन ए आई बी हो जाएगा। कूल इनफ? यस सर। टॉर्क इज इक्वल टू एन ए आई बी साइन थीटा। इसमें एम आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एन आई ए से, एन आई ए से, तो टॉर्क का फॉर्मूला जाता है एम क्रॉस बी। ठीक है, एम क्रॉस बी। अब इसमें सीधी बात है, एम का वेक्टर एरिया वेक्टर के बराबर रहता है, जिस तरफ एरिया वेक्टर है उस तरफ एम है, बस खत्म। क्रॉस वर्ड लगा दो, आंसर आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है गैल्वेनोमीटर, वो भी लिख देता हूं मैं। टॉर्क समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, तो ये बेटा चीजें बहुत सिंपल है। सी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, फालतू क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जितने क्वेश्चन दिए, जितने फॉर्मुलाज दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला, इसी के ऊपर बेस्ड है सब कुछ। ओके, मूविंग अहेड। भाई अगर मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर लूं, हाँ जी, गैल्वेनोमीटर के हिसाब से बात करो तो गैल्वेनोमीटर का अंदर भी क्या है, टॉर्क ही है ना। टॉर्क की वजह से करंट दोगे, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ऑब्जेक्ट घूमेगा, जिसकी वजह से आपका आर्क भी घूमता है। तो यहाँ पर सीधा सा फंडा लगता है, गिवन टॉर्क व्हिच इज एन ए आई बी थीटा। ये काम करता हूं मैं, पहले समझा ही देता हूं। ये टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग क्रिएट करता है सी थीटा। सी इज स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। सी इज टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट, समझ रहे हो? इट्स लाइक यार तुम लोग बचपन में भी झूले में बैठे हो, है ना, जो हम लोग स्विंग लेते थे। स्विंग में ऐसे स्विंग लेने के बजाय हम लोगों ने सबने किया हुआ है, हम लोग स्विंग को घुमा देते थे, चेन एक दूसरे के ऊपर टैंगल करते थे, और जितना आप उसको घुमाते थे, द मोमेंट यू लीव इट, इट यूज्ड टू गो लाइक दिस, वापस घूम के आपको वापस लाता था। तो वही फैक्टर है, टॉर्क करंट की वजह से थोड़ा सा वो घुमा, तो आपने अपने पैरों से उसको घुमाया, जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो जो स्प्रिंग की एक्शन समझ लो, एक टॉर्शनल स्प्रिंग होता है, गोल वाला स्प्रिंग, तो आप उसको घुमाओगे तो वो स्प्रिंग टाइट होगा, जैसे आप छोड़ोगे स्प्रिंग उसको वापस ले आएगा। ठीक है, तो वो सी थीटा टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया।
तो आप एक काम करिए, सिंपल सा बात है यहाँ पे सिंस हमारे पास ये साइन थीटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज 90 डिग्री पे रहता है, तो एन ए आई बी हो जाएगा। तो एन ए आई बी इज इक्वल टू सी थीटा। यहाँ पर जो थीटा बाय आई है दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है एन बी ए बाय सी। ठीक है, कितने करंट में कितना एंगल डेविएट हो रहा है उसका मतलब हुआ करंट सेंसिटिविटी लग गया। ठीक है, वहीं अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालें एस वी, तो वो होगा थीटा बाय वी। थीटा बाय वी कैन बी रिटन एज थीटा बाय आई इनटू आर। मतलब करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वोल्टेज सेंसिटिविटी। एसवी का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं एन बी ए बाय सी आर। Am I okay, everyone? Cool with this? Good. तो बाकी तो भाई बहुत इजी है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करो वोल्ट मीटर या एमीटर में, कितना इजी चीज है ये। इसमें याद रखना है, किसी ने नोट करना है कर लो प्लीज, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर नेक्स्ट टाइटल है ये। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर में पहला है एमीटर में। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एमीटर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक गैल्वेनोमीटर फिट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग एक स्मॉल रेजिस्टेंस कैरी कर देते हैं। ये जुड़ गया, इसको बुलाते हैं शंट रेजिस्टेंस। ध्यान रखिएगा गैल्वेनोमीटर एक बहुत मिली एम्पियर में करंट हैंडल कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ भी करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, गैल्वेनोमीटर की कॉइलिंग जल जाएगी। तो हम उससे ज्यादा करंट दे सकते हैं, तो हम मैक्सिमम करंट जो दे सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वो होता है आईजी। आईजी इज मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन हैंडल। ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी दोगे तो कॉइल जल जाएंगी। तो सीधी सी बात है, कोई अगर आप करंट ले रहे हैं तो यहाँ पर आएगा आई माइनस आई जी। अब आप जानते हो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो सीधा कॉन्सेप्ट है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, एमीटर का। वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के सिनेरियो में गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसमें याद रखिएगा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू गैल्वेनोमीटर। क्या लिखा मैंने, शंट रेजिस्टेंस is very small in comparison to galvanometer resistance। ठीक है, ये आ गया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या होगा,
अब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट हैंडल कर सकता है? IG, ठीक है, तो IG जाएगा तो हमारे पास V का वैल्यू क्या आ जाएगा? IG इंटू G प्लस। तो आपको जिस भी वोल्ट मीटर में अंदर कन्वर्ट करना है डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू करेंगे एंड वील बी एबल टू grasp the maximum stuff which we want to find it out। ठीक है, इसके अलावा बेटा देखो यहाँ पर वैसे तो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। एक चैप्टर और एनसीईआरटी की फ्लो में माना जाता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैं वो भी करवा देता हूँ 15 मिनट के अंदर हमारा वो भी कवर अप हो जाएगा, तो देन वी कैन सॉल्व बोथ द लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, अगेन द प्रॉब्लम्स आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड है। मेरे नोट्स पढ़िए, जाके क्वेश्चन अप्लाई करिए, यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आई वाउच ऑन इट। ठीक है, तो ये आ गया वोल्ट मीटर तक का एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट थिंग कम्स अप है, एक बार मैग्नेट के हिसाब से बात करते हैं। एक बार मैग्नेट को हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल लेते थे, वैसे बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल कंसिडर कर सकते हो। बार मैग्नेट इज magnetic dipole, since single pole monopoles are not existent, तो उस कंडीशन में बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल बुला सकते हैं। मतलब अगर हम एक बार मैग्नेट ऐसे बनाए तो एक आ जाएगा नॉर्थ पोल, एक आ जाएगा साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल इज कंसिडर्ड एज प्लस एम, साउथ पोल इज कंसिडर्ड एज माइनस एम। ठीक है, प्लस एम माइनस एम कंसिडर कर सकते हैं हम। अब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों पॉजिटिव क्यों कंसिडर किया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी बाहर की तरफ पॉइंट आउट करती है और साउथ पोल में टुवर्ड्स करती है। ठीक है, साउथ पोल में टुवर्ड्स है, नॉर्थ पोल से अवे है। तो ये बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, देखो एक्चुअल में एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज एल। ठीक है, एल इज लेंथ ऑफ So mute. फिजिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। बट मैं फोन कर रहा है। ओके, सो फिजिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। फिजिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट के सिनेरियो में क्या आएगा बेटा? मतलब ये दी हुई है, अगर हम लोग मैग्नेटिक लेंथ निकालें, मैग्नेटिक लेंथ निकालें तो मैग्नेटिक लेंथ का वैल्यू होता है 5/6 ऑफ द फिजिकल लेंथ। ठीक है, और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग अगेन यहाँ पर कैपिटल एम से लिख सकते हैं। एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे वहां पे पी था, वहां से यहाँ पर कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम का वैल्यू आएगा एम विच इज द मोनोपोल इनटू मैग्नेटिक लेंथ। एम इनटू मैग्नेटिक, डोंट वरी, कोई जरूरत नहीं है, ना कभी कोई क्वेश्चन आया है इस पे आज तक, ना कभी आएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये चीज समझाई नहीं है ढंग से। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि मैं डायपोल कैसे कंसिडर कर सकता हूँ, और अगर एक बार डायपोल कंसिडर कर लिया तो जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, तो उसमें भी ऐसे आ जाएगा, पहला एक्सियल पॉइंट, एक एक्सियल पॉइंट मतलब हम लोग यहाँ पर एक
कुछ ऐसा ट्रायंगल बना लेंगे, ये आ जाएगा नॉर्थ पोल, ये आ जाएगा साउथ पोल, तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो सीधा है B at an axial point is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगा देंगे, 2m by r cube, and r is the distance from center of the magnet to point P. वहीं सेकेंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे तो B इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। अब आप देखो समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m by r क्यूब, सेम कॉन्सेप्ट, देखो सब कुछ सेम है, बस एकदम आइडेंटिकल जो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, सेम। इसका पहले स्क्रीनशॉट खींचना, खींच लो, फटाफट मैं बता दूंगा आगे। सेम कंडीशन, अगर एक डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दो तो क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P क्रॉस E, यहाँ पे क्या लग जाएगा? M क्रॉस B, खत्म होगी बात। सर वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे R तो 0 होगा ना? नहीं नहीं बेटा, ये है ना, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये पॉइंट बेटा। अच्छा ओके। R डिस्टेंस है। सर यस प्लीज। सर मेरा डाउट एक्चुअली ये पीछे के टॉपिक्स का है। लाइक वी हैड क्वेश्चंस वेयर वी हैड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, मतलब विद अ पर्टिकुलर स्केल डिवीजन। वैसे क्वेश्चंस इससे ही हो जाएगा? हाँ बड़े इजीली, जो अच्छा। तुमने करना है ना, हम लोग बस इतना हो जाएगा, जो भी आपको स्केल डिवीजन मतलब ऐसा होगा ना 0 to 10 एम्पियर्स। हाँ सर। हाँ तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 10 एम्पियर्स। तो बस तू तो जो भी तेरे को गिवन करंट है ना, अच्छा जो आई है ना वो 10 ले ले। अच्छा ठीक है ठीक है। आईजी गिवन दिया होगा, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक। साइन 0 से चालू नहीं है मतलब, तो वैसे हो ही नहीं सकता ना क्वेश्चन। नहीं 0 से स्टार्ट तो करेंगे, 0 से स्टार्ट तो करेंगे। तो अगर 0 से स्टार्ट नहीं करते 5 to 10 एम्पियर्स का मतलब क्या? स्टिकर ही लगा रहे हो, है तो स्टिकर ही ना, निकालते जाओ 0 to 5, तो 5 मतलब क्या? वो 0 कंसिडर होगा। डिफरेंस जितना है वो 5 वोल्ट का है, 5 एम्पियर का है। तो हम लोग आई जो 5 लेंगे फिर, क्योंकि वो 5 एम्पियर पे 0 करंट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो उस समय सिस्टम में उतना ही करंट दे रहा है जितना आईजी को जरूरत है। ठीक है, इतना ऐसे सोचना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। 0 to 10 ही होगा, 0 to 100 वोल्ट ही होगा। ठीक है, बार मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बेटा यही करना है हम लोगों ने। सेम है, टॉर्क कितना आएगा? M क्रॉस B, सेम वही एक्सटर्नल फील्ड में अगर एक बार मैग्नेट प्लेस्ड है और हम लोगों ने उसको हल्का सा ऑसिलेट करवाया, वो याद है टाइम पीरियड निकाला था हम लोगों ने, तो टाइम पीरियड भी वही आएगा, 2 पाई रूट ऑफ, क्या था याद है किसी को? सिंपल सी बात है, मैंने बोला था ना, आई अल्फा इज इक्वल टू एमबी थीटा, लगा दो, हो गया काम। ठीक है, तो एमबी बाय आ जाएगा, तो मतलब आई अपॉन एमबी विल बी टाइम पीरियड। दिस इज द हिंट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ से ले आएंगे हम टाइम पीरियड। ठीक है, माइनस लगाना, माइनस लगा दो, हो गया काम। गिवन टॉर्क इज इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग टॉर्क, फिर से एसएचएम की क्वेश्चन से रिलेट होगा, आंसर आ जाएगा। ये आगे बार मैग्नेट, जितनी चीजें आप लोगों ने वहां पढ़ी हैं सेम टू सेम यहाँ पर लग जाएंगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े हैं वो यहाँ पर बार मैग्नेट में कंपेयर किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज अगर जानने वाली है तो वो है पॉच मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो ऑथ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है। बेसिक सी बात है कि अगर आप जहां पे ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन कोइंसाइड हो रहे हैं, वहां से आप कहीं पर भी आगे मूव करते हैं उसी लाइन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में आप कहीं भी जाते हैं, तो आपका जो कंपास है वो ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होगा।
समझ रहे हो? मतलब अगर आप एक्चुअल में देखो, ये अगर अर्थ है, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और ये अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो उस कंडीशन में अगर आप यहां से, ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक, तो अगर आप यहां जाते हैं, जितना पास जाने लग जाएंगे साउथ पोल के, तो मैग्नेट कंपस का नॉर्थ पोल ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएगा, तो वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, तो आपको जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो एक पर्टिकुलर एंगल में मिलने वाली है, बीई। और आपको ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बुलाते हैं एंगल ऑफ डिप। ये थीटा और कुछ नहीं है, एंगल ऑफ डिप है। सर प्लीज बताइए। हमारा कंसेप्ट नहीं समझा। एक बार मैग्नेट को अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ये ले डॉट पे अर्थ के, तो क्या होगा, जितनी जोर से नॉर्थ पोल को ऑफ द मैग्नेट ऑफ द कंपस, नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस को साउथ पोल ऑफ द अर्थ खींच रहा है, उतनी जोर से नॉर्थ को भी साउथ को भी खींच रहा है, तो ये बैलेंस रहेगा। अगर मैं उठ के चला गया कनाडा, कनाडा में चला गया, तो मैं कनाडा मतलब साउथ पोल के पास आ गया, मैग्नेटिक साउथ पोल के पास में हूं, यहां पे आ गया ना मैं, तो मैग्नेटिक साउथ के पास में हूं, तो कंपस का नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है इन कंपैरिजन टू कंपस का साउथ पोल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ फील्ड बहुत दूर है, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ का जो साउथ मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत पास है, तो हेंस कंपास ऐसे नहीं, ऐसे डेविएशन देगा टिल्टेड फॉर्म में। टिल्टेड का मतलब क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक फील्ड का है, एक एंगल भी नीचे की तो तरफ जाएगी। स्ट्रॉन्ग साउथ पास में तो नॉर्थ को अपने पास खींच रहा है, वैसा लॉजिक हाँ है ना? हाँ, ठीक है, तो ये आ गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीई कॉस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बीई साइन थीटा। बस दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल। आंसर आ गया, थीटा निकालना तो निकाल लो, हो गया काम। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिया हुआ, हम डायरेक्टली दोनों को डिवाइड करके थीटा एंगल निकाल सकते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ईएमआई के साथ लिंक्ड अप हो जाता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। और क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट, और आता है ससेप्टेबिलिटी। देखो टाइप्स ऑफ मटेरियल आपको पता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पहली बात, फेरोमैग्नेटिज्म में एक चीज याद रखेंगे, वो है ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ससेप्टेबिलिटी होता क्या है, एक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिज्म को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब बच्चा देखो, आप एक ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज कैसे करोगे, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की इन्फ्लुएंस में, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की इन्फ्लुएंस में। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दो तीन टर्म्स में यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, जैसे कि एक टर्म आता है मैग्नेटाइजेशन, which is nothing but net magnetic dipole moment net magnetic dipole moment upon वॉल्यूम। तो मतलब अगर आप एक आयरन के पत्थर को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं और एक आयरन की नीडल को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो आयरन की नीडल को मैग्नेटाइज करना आसान है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है, तो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा मटेरियल, ठीक है। पत्थर को करोगे तो बड़ा सॉलिड है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो मैग्नेटाइज कम होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच। ये और कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू आई है। देखो
ये कहां से मिला? एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? म्यू नॉट एन आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करो डिपेंड कर रहा है एन कितना और आई कितना है। So this is the primarily intensity of magnetic field. This is gonna create the intensity of magnetic field. अब हम लोग करते क्या है इन सब कॉन्सेप्ट को ससेप्टेबिलिटी पढ़ने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग एक सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल डाल देते हैं और उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। तो अगर उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है कि आप सोलेनॉइड में कितना करंट दे रहे हो, कितने उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो डिपेंड करता है। कितना स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड है उतना स्ट्रॉन्ग अंदर का मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। ये चीज यही समझाती है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी आप सिस्टम में फॉर्म अप कर रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू इनटू एच। सॉरी, म्यू इनटू एच। जो भी मटेरियल कितना भी मतलब एक्सेप्टेंस बना रहा है वो कहीं ना कहीं म्यू इनटू एच के बराबर है, वेयर म्यू इज mu naught into mu r and mu r is 1 plus susceptibility। ठीक है, मैं इसको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को समझाई देता हूँ, 2 मिनट और लेता हूँ, आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि बाई चांस अगर ये समझ नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है तो मैं एक बार एक क्लियर फंडा समझा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, एक सोलेनॉइड कॉइल है, ये एक सोलेनॉइड कॉइल है। इस सोलेनॉइड कॉइल के अंदर मैं एक मटेरियल रख देता हूं जिसको मैग्नेटाइज करना है। अरे यार, जिसको मैग्नेटाइज करना है, तो इस मटेरियल को मैं मैग्नेटाइज करने वाला हूं। ठीक है, उसके ऊपर मैंने कॉइलिंग की हुई है पूरी, कूल है। अब अगर इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है तो उस कंडीशन में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम क्रिएट करेगा वो कितना होगा? बी टोटल होगा बी ड्यू टू सोलेनॉइड प्लस बी ड्यू टू मटेरियल। बी ड्यू टू सोलेनॉइड कितना है? म्यू नॉट एन आई। मटेरियल कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? जितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, सही बात है ना, जितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब एन आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम जेड। अब यहां पर मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा ये डिपेंड करता है मटेरियल कितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी को अपने ऊपर हावी होने देता है, एंड वो जितना एक्सेप्टेंस रखेगा उसको हम लोग बुलाते हैं ससेप्टेबिलिटी। अरे यार, मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूं लेकिन शायद तुम सबको बराबर थोड़ा समझ आ रहा होगा, किसी को ज्यादा समझ आ रहा होगा, किसी का कम। तो किसी की ससेप्टेंस ज्यादा है, किसी की ससेप्टेंस कम है, कंपैरेटिवली एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉलेज। मैं सबको बराबर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं सोलेनॉइड हूं, मैं सबको बराबर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं। लेकिन आप अंदर मटेरियल डालिए आयरन, एक में डाल दीजिए एल्यूमिनियम, तो आयरन ज्यादा जल्दी से मैग्नेटाइज करेगा अपने आप को इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि आयरन की एक्सेप्टेंस ससेप्टेंस ज्यादा है, उसको बुलाते हैं ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी गिव्स यू मैग्नेटाइजेशन। दैट मींस द फार्मूला कम्स अप एज म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट ससेप्टेबिलिटी इनटू एच। तो म्यू नॉट एच को कॉमन निकालो, अंदर क्या बच गया? और 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी क्या है? म्यू आर लिख देते हैं, एंड दिस इज व्हाट? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू एच। मैंने यही ऊपर लिखा था, तो ये ऐसे आया है। समझ आया? जिनको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, यहां से समझिए, ठीक है। और यहीं से हम लोग डिफाइन करते हैं हिस्टेरेसिस लूप। यहीं से हम लोग डिफाइन करते हैं हिस्टेरेसिस लूप में, बता देता हूं। और जो ऊपर का रिलेशन है ये, दिस इज आल्सो नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर। ये क्या है? ये सीधी सी बात है भैया, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मटेरियल की ससेप्टेंस कम होगी, मतलब कम मैग्नेटाइज होगा। कम मैग्नेटाइज होगा तो ऑटोमेटिकली टोटल मैग्नेटिक फील्ड कम क्रिएट करेगा। ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ?
ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जितना और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे ससेप्टेंस कम होती है। गर्म मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा इन कंपैरिजन टू अ कोल्डेड मटेरियल। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्टेरेसिस लूप। तो ये क्या है? हिस्टेरेसिस लूप क्या है? हिस्टेरेसिस लूप कहता है ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा बी मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा डिस्टेंस एक्स। तो यहां से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच के। इसके बाद आप जितना मर्जी करंट बढ़ाते रहो, जितना मर्जी इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, मटेरियल और मैग्नेटाइज नहीं होगा। अब मैंने क्या किया? मैंने करंट को जीरो पे ले आया। मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात ही कर रहा हूं। अब मैंने करंट को जैसे ही जीरो पे लेकर आया, अब एक्चुअल में सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जानी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, क्योंकि मटेरियल अंदर का मैग्नेटाइज हो चुका है तो ये जीरो नहीं होगा बल्कि रिट्रेस करके यहां तक पहुंचेगा। दिस पॉइंट इज व्हेन the current is zero, there is still a magnetic field left in the system, and this point is known as point of retentivity. Retentivity का मतलब है पॉइंट और अ मैग्नेटिक फील्ड जितनी वो रिटेन कर पाता है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बुलाते हैं इसको, कि करंट तो जीरो हो गया लेकिन स्टिल मटेरियल मैग्नेटाइज्ड है। अब आप करंट को और जीरो लेकर आओ, नेगेटिव में लेके आओगे, पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे करंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसको बुलाते हैं कोएरिसिविटी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। वापस लेके जाओगे तो ये आ जाएगा, दिस इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप। दिस इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप। दिस इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप। यू कैन नोट इट डाउन। सर वो ऊपर का दिखाओ ना, उस पीछे वाला स्लाइड। जी, ओके। ओके गाइस, तो अभी मैं सिर्फ तुम्हारे को थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगेन यू कैन ट्राई इट। आई जस्ट वांट टू शो यू कि जो पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन आए हैं। लेट्स सी दिस। 2018 सीधा सा क्वेश्चन है। आपको एक रॉड दी गई है जिसकी M/L दिया हुआ है 0.5 kg पर मीटर। ठीक है, 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ दिया गया। द रॉड इज अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू इट व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच इज गिवन। बी दिया हुआ है, M दिया हुआ है, M/L दिया हुआ है, सॉरी। ठीक है, B दिया हुआ है, M/L दिया हुआ है, और आपको थीटा डिग्री दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने द करंट निकालना है, तो F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा लगा दीजिए। F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और वो जो F है वो आप mg साइन थीटा के बराबर लगाने, mg साइन थीटा आएगा। एक मिनट, लेट मी शो टू यू। ये समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम mg लगा दिया आपने, वो क्या हमने 30 डिग्री के पॉइंट पे लगाया तो एक mg साइन थीटा नीचे लग रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, बिल इस तरफ लग जाएगा। बिल साइन थीटा लगाना बस, खत्म यार, कुछ नहीं है। mg साइन थीटा इज इक्वल टू बिल कॉस थीटा लग जाएगा इसमें।
क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल निकालेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा। प्लीज हैव अ लुक, कोई ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से देखेंगे। M/L गिवन दिया हुआ है, तो जहां पे बिल साइन कॉस थीटा लिख दिया इन्होंने, cos 30 डिग्री क्यों किया देख लो अच्छे से। बिल इस तरफ लग रहा है तो मैं इसका कॉम्पोनेंट ये ला रहा हूं, मुझे वो स्लाइड नहीं कर रहा है। mg sin थीटा बिल cos थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और भाई समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट है बेटा, अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, यू विल बी एबल टू ट्रैक डाउन द इंटायर कॉन्सेप्ट्स थ्रू द फॉर्मूलाज ओनली। अब कोई भी क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, ionized hydrogen atom and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B, the ratio of the radii of their path will be, सिंपल बात है, आपको याद है रेडियस का फॉर्मूला क्या था? md by qb। QB तो खाली अब Q दोनों से का मोमेंटम सेम है तो md मतलब मोमेंटम हो गया, सेम हो गया, तो जो भी चार्ज का रेशियो है वो निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक अल्फा पार्टिकल है हाइड्रोजन, अल्फा मतलब कितना हुआ 4 टाइम्स 4:1 आना चाहिए, 4:4 या 4:1, वो जो भी फॉर्मूला में डाल के देख लीजिए, फर्स्ट ए या डी ऑप्शन जो भी करता आएगा निकाल लेंगे। गॉट गेटिंग माय पॉइंट? Rest is cyclotron is not into your course now. You can tackle the questions very easily now. ये भी देख लीजिए, a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular coil of n turns. ठीक है, the magnetic field at the center of the coil of n turns will be. तो आपको बहुत ही सिंपल सा फंडा लगाना है, यहाँ पर आपको एक बी दी हुई थी सोलेनॉइड के लिए, एक टर्न के लिए, तो वो क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, μ0I/2r, 2r रखना। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसकी लेंथ तो उतनी रहेगी, आपने उसको लेंथ को श्रिंक करके n नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, तो 1 2 pi r is equal to n टाइम्स ऑफ 2 pi r डैश। ठीक है, तो r डैश और r के बीच में रिलेशन क्या आ गया, nr का, करेक्ट है। और सिंस आपने नंबर ऑफ टर्न्स भी n टाइम्स बढ़ा दिए, just try to apply it and you'll get the answer. I will show it to you with the solution ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 32 राइट, ये लिया हुआ है आपने, L को 2 pi r के बराबर कर दिया, वही मैं जो बोला, एक पूरा सर्कमफ्रेंस है, उतनी लेंथ को आपने नंबर ऑफ टर्न्स में ज्यादा बढ़ा दिया, तो आप सिर्फ इक्वेशंस लगाएंगे। बेसिकली इसको मत देखो, प्राइमरीली इक्वेशन लगाओ, आंसर आएगा। ठीक है, कितना टाइम बढ़ रहा है आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। Am I clear? Yes sir. Okay. ठीक है, अब बेसिक अगेन बोल रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूला लगा, कुछ ज्यादा डोंट ओवरथिंक, सीधा आंसर निकलेंगे। सॉल्वेंट का क्वेश्चन आया, बताओ ये क्वेश्चन आया हुआ है, सोचो। सॉल्वेंट की लेंथ दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, स्मॉल एन निकाल लो, स्मॉल एन हमेशा पर मीटर में होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और n की जगह पे n/l, तो 100/0.5 कर दीजिए, मतलब 200 आ जाएगा। स्मॉल एन का वैल्यू, v0 का वैल्यू 4.10⁻⁷ है, 4.10⁻⁷ इंटू 200 इंटू 2.5, आंसर आ गया। ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, so questions are really simple, आपने सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाना है। आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन बचता है जो मेरे को डिस्कस करने लायक है, मतलब जेन्युइनली कोई क्वेश्चन लायक नहीं है। हाँ, एक बच्चा यहाँ पे रेंज वाला पूछा था, रेंज वाला क्वेश्चन दिखा नहीं यहाँ पर कोई, नहीं है यार, आया नहीं आज तो कोई। ठीक है, ये देखो 2018 में करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बीच में क्वेश्चन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालना है, सीधा रिलेशन का क्वेश्चन है, S3 = SI/R, आ गया आंसर। ठीक है बेटा, तो 20/5 4 अच्छा मिली एम्पियर्स है, ओके ध्यान रखना है यहाँ पर, मिली एम्पियर्स है, तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे हम। मिली मतलब 1/1000, तो मतलब हो जाएगा
आप अकॉर्डिंगली डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा 250 आ रहा है। जो भी आएगा, ठीक है। ये 0.2% वाला का मतलब क्या होता है? इन एन एमीटर 0.2% ऑफ द मेन करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 0.2% है। अगर मान के चलो कि अगर 1 एम्पियर करंट आ रहा है ना, मेन गिवन करंट 1 एम्पियर, उसका 0.2% और 1 एम्पियर इज एक्चुअली मूविंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। बाकी का बचा कुछ नीचे से जा रहा है। आपको डायरेक्टली सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज पुट करनी है, you'll be able to get the answer। कर दूं ये क्या? 73rd बता देता हूँ। 0.2% of main current passes through the galvanometer. If the resistance of galvanometer is G, the resistance of the ammeter will be. So I'll directly show it from here. नहीं समझ आएगा तो I'll solve it separately. But ये समझ लीजिए 0.2% of I मतलब क्या हुआ? 1/500 I। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ आया? ठीक है। अब शंट में कितना रेजिस्टेंस जाएगा? I माइनस आई जी, माइनस करेंगे 499/500 I आ जाएगा। ठीक है। अब सिर्फ जो फॉर्मूला सिखाया वो एक ही फॉर्मूला का काम है, IG इंटू जी इज इक्वल टू IS इंटू एस। मल्टीप्लाई करिए, एस का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको एस पता है, जी पता है, उसने पूछा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, मतलब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हुए उनकी वैल्यूज पता है, सिर्फ आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए पैरेलल का फॉर्मूला लगा के। ठीक है बेटा, ठीक है एवरीवन। बेटा इसमें तो क्वेश्चंस आए भी नहीं इतने, ये आप लोग तो सेकंड चैप्टर अब एकदम आराम से खुद टैकल कर सकते हैं। कोशिश करिए, रिसेंटली ज्यादा क्वेश्चंस आए भी नहीं है, ना ही कभी आते हैं, रेयर ऑफ सब रेयर क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज हैव अ लुक एंड यू विल बी एबल टू टैकल ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट द मैग्नेटिज्म एंड द